जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू पूरा एकेडमी। पूरा एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, जिसमें मैं कंपाइल करके सारी चीजें लेकर के आ जाता हूँ। उससे पहले आपको हैप्पी रक्षाबंधन, ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। जो लोग रक्षाबंधन यहाँ पे मना रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत स्नेह, बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए शुरू करते हैं 30 अगस्त 2023 का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। उससे पहले यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीजें कि जो भी ये लोग देख रहे हैं उसमें बता दूं क्या क्या चीजें यहाँ पे मैं डेली कवर करता हूँ। तो आपको डेली करंट अफेयर्स, जो मैप्स की इम्पोर्टेंट डिटेलिंग होती है, आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती है। साथ ही साथ एशिया की रिवर अभी मैं कवर कर रहा हूँ जो जल्द ही खत्म होने वाला है। एडिटोरियल, पीआईबी, डाउन टू अर्थ, फ्रंट लाइन के साथ सारी द हिंदू की बैकग्राउंड डिटेल आपको दे देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल जो कि इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं गैस सिलेंडर से। तो यहाँ पे 200 की जो प्राइजेस में वो कमी डाली गई है। आपको राखी की सबसे बड़ी यहाँ पे गिफ्ट दी जा रही है। किसके द्वारा? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी सर के द्वारा ये चीजें प्रोवाइड करी जा रही है अपने परिवार के लिए। तो जो भी उनकी 140 करोड़ की परिवार है उसको ये प्रोवाइड कर रहे हैं 200 की सब्सिडी। आपको बता दें ये सब्सिडी के रूप में रक्षाबंधन गिफ्ट जो अभी दी जा रही है वो चीजें आपको प्रदान करी जाएगी। साथ ही साथ प्रधानमंत्री उज्ज्वला जो योजना है इसी के अंतर्गत 200 की पर सिलेंडर की जो यहाँ पे सब्सिडी है सीधे आपके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत आपके अकाउंट में प्रदान कर दी जाएगी। तो ये चीजें हैं। 200 की कमी आ गई है, यानी सिलेंडर अगर 1200 हो चुका है तो आपको 1000 में प्राप्त हो जाएगा। पहले आपको 1200 पे करना पड़ेगा, 200 आपको सब्सिडी आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा। तो ये एक बोल्ड डिसीजन बोला जा रहा है कि ये एक बोल्ड डिसीजन मूव है और प्राइम मिनिस्टर के द्वारा यहाँ पे देशवासियों को रक्षाबंधन के अवसर पे इस प्रकार का गिफ्ट दिया जा रहा है। तो जो भी महिलाएं हैं ये चीजें जान सकती हैं किस हद तक ये चीजें उनको फायदा करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीआईबी न्यूज जो कि डेली मैं कवर करता हूं काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो आपका एलपीजी सिलेंडर है 200 रुपीज के सिलेंडर में सब्सिडी प्रोवाइड करते हुए नजर आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी यहाँ पे ग्रीट कर रहे हैं किस दिवस पे? तो जो नेशनल स्पोर्ट्स डे है कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। अच्छा, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये किसके जन्म दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स डे? तो आप कमेंट सेक्शंस में अगर आपको पता हो तो जरूर लिखें, नहीं पता हो तो जाकर के एक बार चेकआउट जरूर करें। तो यहाँ पे इनके जन्म दिवस पे ये मनाया जाता है नेशनल स्पोर्ट डे। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को, जो अभी आपको मैं बताया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच MOU साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और एग्रीमेंट में यही अंतर है। ये चीजें दो लोगों के बीच में ऐसे ही साइन कर दी जाती हैं। एग्रीमेंट एक फॉर्मल एग्रीमेंट बनता है। तो किस चीज के लिए? तो बूस्ट करेगा ये कोऑपरेशन जो भी आपका सिविल एविएशन है उस चीज को लेकर के, और नई रूट को भी तय करेगा। ये चीजें ट्रैफिक को जो भी एयरवेज की चीजें जाती हैं उसमें नया रूट यहाँ पे निकाल कर लाएगा इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में। तो क्वेश्चंस बन सकता है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जनरल टॉमस मिगुल माइन रिबेरियो पैवा जो कि कमांडर है कहाँ के? ब्राजील आर्मी के। ये 6 डे विजिट करेंगे इंडिया पे। तो इंडिया में आ रहे हैं मैग्यूल, याद रखिएगा, और ये 2 सितंबर 2023 तक चीजें रहेंगी। तो एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप बनाने का बात चल रहा है आर्मी ऑफ इंडिया और ब्राजील के अंतर्गत। तो ये आ रहे हैं, इनका नाम याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चंस नाम से भी पूछ सकता है जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे एडिटोरियल की तरफ जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको बता दें सारी की सारी एडिटोरियल जो यहाँ पे मैं कवर करता हूँ उसकी इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड डिटेलिंग भी प्रोवाइड कर देता हूँ। जो भी आपको यहाँ पे नीड होती है चीजें वो प्रोवाइड कर दी जाती हैं। तो ऑल फॉर स्मॉल यानी जो भी छोटे तबके के लोग हैं उन्हीं के लिए यहाँ पे कार्य करने की जरूरत है, उसी को लेकर के एडिटर यहाँ पे बोलते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर G20 नेशंस की यहाँ पे मिनिस्टेरियल मीटिंग भी हुई है। भारत में बहुत सारी G20 की मिनिस्टेरियल मीटिंग हुई है
हम सभी लोग जानते हैं, कल्चर की हुई है, ट्रेड की हुई है, फॉरेन की हुई है, बहुत सारी चीजों की मीटिंग हुई है। बाद में जाकर के G20 की मीटिंग आपके प्रगति मैदान में फाइनली ये चीजें ऑर्गेनाइज होगी, जहाँ पे 19 राष्ट्र प्लस एक यूरोपियन यूनियन G20 मेंबर है। G20 का मतलब ये नहीं कि इसमें 20 ही कंट्री हैं, याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। तो 19 कंट्री हैं प्लस एक यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं। यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्री हैं, ये भी चीजें याद रखिएगा। अब यहाँ पे क्या चीजें बोल रही हैं, तो जो ये 80% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है, जिसके कारण यहाँ पे ट्रेड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और 3/4 की पॉपुलेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। इसी चीज को लेकर के यहाँ पे बातें बोली जा रही हैं कि किस प्रकार से लेकर के इसको ट्रेड प्लस पॉपुलेशन जो डेवलप हो रही है उसको किस प्रकार से हम लेकर के चलते हैं। साथ ही साथ चाइना और रसिया का जो यहाँ पे मिलीभगत चल रहा है, जैसे कि रसिया अटैक किया हुआ है यूक्रेन पे, हम सभी लोग जानते हैं, तो इसके कारण वेस्ट वाली कंट्री सीधे सीधे रसिया पे सैंक्शंस करती हुई नजर आ रही हैं। तो उसको ट्रांजैक्शंस सैंक्शंस लगा दिया गया है, यानी उनका जो भी डिपॉजिट होगा फॉरेन कंट्री में वो उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही साथ ट्रेड का बैरियर भी लगा दिया गया है। जो भी वेस्ट कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है, वो भी अपना पलड़ा झाड़ती हुई नजर आ रही है, जिसके कारण यहाँ पे जियो पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा बदलाव आ चुका है। तो यही है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है यूक्रेन में, जिसके कारण बहुत सारी चीजें निकल के आ रही हैं। G20 की बाली समिट अभी हुई थी, कहाँ पे, इंडोनेशिया में, अब यहाँ पे भारत में होने वाली है। तो किस प्रकार से हम यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर जो कॉमर्स होता है, इन्वेस्टमेंट फ्लो होता है, उसकी प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ को लेकर के हम आगे चल सकते हैं। 5 यहाँ पे कंक्रीट एक्शंस बताई गई है कि इन सब चीजों पे हमें फोकस करना है। तो डायलॉग ऑन ग्लोबल स्टैंडर्ड ये चीजें चल रही हैं, जो यहाँ पे लेकर के आएंगी बहुत ही ज्यादा डाइवर्जेंस, जो कंट्री हैं उनकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उस चीज को लेकर के यहाँ पे आने की बातें बोली जा रही हैं। जैसे कि मेडिसिन हो गई, लॉ हो गई, नर्सिंग हो गई, सर्विसेज हो गई, प्रोफेशनलिज्म हो गई, इन सब चीजों पे फोकस करने की जरूरत है, ताकि जो सर्विसेज है उसको भी बैरियर नहीं किया जाए। जब हम सर्विस की बात करते हैं तो कोई भी सर्विस प्रदान करी जाती है जो, वो सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो आप सर्विस क्या क्या चीजें लेते हैं, मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ पे, ये भी एक प्रकार से सर्विसेज ही है। तो ये जो सर्विस फैक्टर है, ये सारी चीजें इंक्लूड इसमें करके काउंट करी जाती है। जो मिनिस्टर है पीयूष गोयल आपके कॉमर्स और इंडस्ट्री के, क्या हाईलाइट किए हैं कि किस प्रकार से हमें इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए, किस प्रकार से हमें इस सब चीजों के जो एलिमेंट अभी बताया उसको डिलीवरी करने की जरूरत है। अगर सबसे कमजोर लिंक बोला जाए, क्या जो एक कमजोर लिंक है एक दूसरी कंट्री के बीच में, उसको किस प्रकार से मिटिगेट किया जाएगा, टैकल किया जाएगा, और खास करके पैंडेमिक के बाद, तो यहाँ पे ये देखने योग्य चीजें हैं। डिजिटलाइजेशन को आगे लेकर के आया जाए और ट्रेड जो डॉक्यूमेंट है उसमें भी डिजिटलाइजेशन हो, तो एक सही बात है, इंपॉर्टेंट ये चीजें होनी चाहिए। क्योंकि देखिए डिजिटलाइजेशन हो जाएगी तो जो भी बैरियर है ना, बहुत हद तक वो डाउनग्रेड होती हुई नजर आएगी, कम होती हुई नजर आएगी। इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर की बात करें, WTO, यूएनसी ट्रेड, तो ये जो ग्लोबल ट्रेड है एक प्रकार से हेल्प डेस्क का काम करती हैं, आपस में जो हेल्प करती हैं कि आप लोग ट्रेड को और अच्छे तरीके से फैसिलिटेट करिए, आगे लेकर के जाइए। G20 मेंबर इसको अपग्रेड करने की बातें करेगा। यहाँ पे बिजनेस जो भी चीजें हैं, किस प्रकार से इंफॉर्मेशन को एसिमेट्री लेकर के चला जाए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही हो जाता है कि जो अगर ग्लोबल ट्रेड को जो यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन लेकर के आया है उसको हम किस प्रकार से यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि ट्रेड वाली जो फैक्टर है वो हर एक कंट्री को इकोनॉमिकली इम्पैक्ट करती हुई नजर आएगी। अगर उस कंट्री से ट्रेड जो है बैरियर हो जाता है, सैंक्शन हो जाता है, तो यही सारी चीजें निकल के आ रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ पे G20 मिनिस्टर का जो MSME सेक्टर है अगर बात करी जाए, तो MSME अपने सेक्टर को कई सारी जगहों पे लेकर के आने वाले बात कर रहे हैं। साथ ही साथ इसको लेकर के जो एम्प्लॉयमेंट है उस मुद्दे पे बात करेंगे कि किस प्रकार से एम्प्लॉयमेंट इसमें दिया जाए, 50% ऑफ द ग्लोबल GDP किस प्रकार से इसको लेकर के चला जाए और इंटीग्रेट किया जाए ग्लोबल वैल्यू चेन, यानी एक कंट्री दूसरे कंट्री को किस प्रकार से इंटरलिंक किया जाए, और जो वीक कंट्री हैं अभी आपको बता रहा था उसको भी लिंक करके आगे चला जाए, किसी कंट्री को छोड़ा नहीं जाए। तो यही इंडिया का यहाँ पे फोकस होगा जो आपको मुझे बताना था।
अब थोड़ा WTO की इंपॉर्टेंट डिटेलिंग को देखेंगे जो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्योंकि देखिए बैकग्राउंड से क्वेश्चंस काफी आ जाते हैं इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या रेगुलेट करता है, किस प्रकार से इंटरनेशनल ट्रेड को होना है, किस प्रकार से चलना है, किस प्रकार से कोऑपरेशन दिखाना है यूनाइटेड नेशन सिस्टम को अगर कंसीडर किया जाए तो इसी चीज को ये रेगुलेट करता है जो आपको पता होना चाहिए। ऑफिशियली इसकी शुरुआत की बात करी जाए तो 1 जनवरी 1995, याद रखिएगा WTO की बात कर रहे हैं। तो मर्राकश एग्रीमेंट जो है 1994 में ये चीजें हुई थी, 1 जनवरी 1995 को शुरुआत हो गई थी। ये रिप्लेस किया था किसको, तो गाट को, जनरल एग्रीमेंट टैरिफ ऑन ट्रेड पहले इसका नाम था। 1948 में इसकी स्थापना होती है, 48 से 94 में मर्राकेश ट्रीटी होती है। मर्राकेश ट्रीटी के बाद 1995 में 1 जनवरी को WTO का निर्माण हो जाता है। तो इसलिए जो ऑफिशियली WTO की शुरुआत हुई 1 जनवरी 1995 में, गाट 1948 में मर्राकेश ट्रीटी के अंतर्गत गाट का निर्माण हो जाता है। तो याद रखिएगा GATT, जनरल एग्रीमेंट टैरिफ ऑन ट्रेड। इसकी अगर शुरुआत करी जा रही है, जो ओरिजिन कहाँ से हुई, तो 1944 में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ जो फाउंडेशन करता है वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद। यहाँ पे 2 प्रकार के की इंस्टीट्यूशन, तो एक IMF को कर देता है और दूसरा वर्ल्ड बैंक को करता है। तो दोनों याद रखिएगा ब्रेटन वुड से ही निकल के आए हैं। 1944 के कॉन्फ्रेंस में 1948 में गाट बनता है, जो आपको पता होना चाहिए। तो वर्ल्ड बैंक यहाँ पे ये निकल के आता है। अब यहाँ पे WTO की वर्ल्ड लार्जेस्ट इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे इसको मानी जाती है, जिसमें 164 मेंबर स्टेट 98% ऑफ ग्लोबल ट्रेड को ही रिप्रेजेंट करते हैं। ऑफिशियल यहाँ पे लैंग्वेज इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश है, 3 यहाँ पे लैंग्वेज है। अगर हेडक्वार्टर की बात करी जाए, देखिए छोटे एग्जामिनेशन में तो क्वेश्चन पूछ ही जाता है, जेनेवा और स्विट्जरलैंड। जेनेवा में ही स्विट्जरलैंड है, याद रखिएगा, यानी स्विट्जरलैंड में ही जनेवा है, याद रखिएगा। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, बर्न है, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या चीजें निकल के आ रही हैं, टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी जो मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस है ये लेती है, याद रखिएगा, WTO के अंतर्गत। तो ये कंपोज है ऑल मेंबर ऑफ स्टेट और यूजुअली कन्वीन करते हैं बाई एनुअली। तो ये इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पता होना चाहिए। एग्रीमेंट फॉल इनटू 6 मेन पार्ट, यहाँ पे 6 मेन पार्ट हैं। WTO को इसी के अंतर्गत कार्य करता है। तो एग्रीमेंट इस्टेब्लिशिंग WTO, यहाँ पे मल्टीलेटरल एग्रीमेंट ट्रेड इन गुड्स, यहाँ पे जनरल एग्रीमेंट ट्रेड इन सर्विसेज, एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड जो ट्रिप्स है, डिस्प्यूट सेटलमेंट करता है, रिव्यू गवर्नमेंट ट्रेड पॉलिसी, इन सब चीजों को यहाँ पे देखता है। क्या क्या रिपोर्ट अगर बात करी जाए WTO निकालता है, तो वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट निकालता है, WTO का एनुअल रिपोर्ट निकालता है, वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट 2021 भी निकाला हुआ, वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट ये निकालता है। तो याद रखिएगा जो यहाँ पे रिपोर्ट आपको सारी डिटेलिंग दिया मैं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ जो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऑटोनॉमी, इलेक्शन कमीशंस की ऑटोनॉमी को लेकर के बात बोली जा रही है। हम सभी लोग जानते हैं इलेक्शन कमीशंस कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो इलेक्शन कमीशंस है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हम सभी लोग जानते हैं। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो रोल प्ले करता है देश में फ्री प्लस फेयर इलेक्शंस हो, यहाँ पे कोई भी करप्शंस ना हो, इलेक्शंस के दौरान कोई भी यहाँ पे जो इसका कोड ऑफ कंडक्ट है सही प्रकार से चले। तो जो आचार्य संहिता है वही लागू करता है इलेक्शन से पूर्व। वो आपको सारी इंपॉर्टेंट डिटेलिंग अभी बैकग्राउंड आपको दे दूंगा, उसका चिंता आपको नहीं करना है। चलिए देखते हैं यहाँ पर कि एडिटोरियल में क्या इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करी जाए तो ये अभी फोकल पॉइंट है। बहुत सारे डिफरेंसेस आ गई हैं जुडिशरी को लेकर के और गवर्नमेंट को लेकर के, दोनों के बीच में अगर हम बात करें बहुत सारी डिफरेंसेस रिसेंटली आ गई हैं किस मुद्दे पे। तो यहाँ पे अगर बात करी जाए अपॉइंटमेंट को लेकर के किस चीज को, तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है और इलेक्शन कमिश्नर है उनकी जो अपॉइंटमेंट है उसको लेकर के बातें चल रही हैं। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट यहाँ पे आया हुआ था क्या, तो आपको बता दें यहाँ पे 2 मार्च को जजमेंट देता है सुप्रीम कोर्ट कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और इलेक्शन कमिश्नर इनकी जो भी अपॉइंटमेंट होगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के आधार पे होगी, लेकिन जो एडवाइस
ऑफ द कमेटी होगी उसमें कौन कौन होंगे, तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे लोकसभा के, और लीडर इन द सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी। या तो देखिए अभी अगर बात करी जाए तो लीडर ऑफ द अपोजिशन लोकसभा में कोई मेजोरिटी में है नहीं, इसलिए लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द लोकसभा भी हो सकता है, लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कोई भी हो सकती है, चाहे 5 सीट लेकर के आए, चाहे 2 सीट लेकर के आए, चाहे 50-55 सीट लेकर के आए, तो वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी हो सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो DY चंद्रचूड़ भी यहाँ पे रहेंगे, ये बातें बोले थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो जजमेंट सुनाया था 2 मार्च को। इसी को लेकर के यहाँ पे बहस पूरी छिड़ी हुई है ऑटोनॉमी पे, याद रखिएगा, इसी को लेकर के पूरी डिटेलिंग हम समझेंगे। तो जजमेंट जो आया कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का, ये मेजर स्टेप लिया गया जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को कहीं ना कहीं इनहेंस करता है। तो आर्टिकल 324 में कॉन्स्टिट्यूशन ये चीजें मेंशन है कि ये चीजें इनेक्टेड किया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा, जो आपको पता होना चाहिए। अब बैकग्राउंड डिटेलिंग जो इंपॉर्टेंट हो जाती है वो हम देखेंगे यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बैकग्राउंड डिटेलिंग देखी जाए तो यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो आपको बता ही दिया, और ये कंडक्ट करता है, रेगुलेट करता है इलेक्शंस किस प्रकार से कंट्री में चलेगा। आर्टिकल 324 यही चीजें प्रोवाइड करता है कि जो पावर है सुप्रिंटेंडेंस का, जो डायरेक्शन देगा, कंट्रोल करेगा इलेक्शंस को, पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेचर के, और ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट के, और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, इन लोगों के इलेक्शंस ये कराता है इलेक्शन कमीशन। और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आल्सो, तो याद रखिएगा स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, कई लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो स्टेट असेंबली और काउंसिल अगर उस स्टेट में है तो उसकी भी ये इलेक्शन कराता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और स्टेट इलेक्शन कमीशन, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे ज्यूरिडिक्शंस मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के अंतर्गत आता है। 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना होती है, इसी के लिए इसको नेशनल वोटर डे 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगर कमीशन की इस्टेब्लिशमेंट की बात करी जाए तो 1950 को हुआ, और ओरिजिनली इसके पास एक ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, यानी शुरुआत हुआ तो एक ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, यहाँ पे ज्यादा जरूरत थी नहीं, इसलिए ज्यादा ध्यान दिया नहीं गया। 2 एडिशनल कमिश्नर यहाँ पे अपॉइंट कर दिए जाते हैं कमीशन के अंदर, पहली बार 16 अक्टूबर 1989 को, जो आपको पता होना चाहिए। तो 1989 को यहाँ पे क्या होता है, 16 अक्टूबर को 2 एडिशनल कमिश्नर इसके अंतर्गत डाल दिए जाते हैं, ये जब 1989 की जनरल इलेक्शन शुरुआत होती है। लेकिन इनकी बहुत छोटी ही टेनियर होती है और 1 जनवरी 90 को खत्म कर दी जाती है। टेनियर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करी जाए तो ये प्रिस्क्राइब ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कितना होगा, याद रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है ये चीजें, क्योंकि क्वेश्चंस कई बार यहाँ से आते हैं, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बन जाती है, वो चीजें याद रखिएगा। लेकिन परंतु किंतु बंधु यहाँ पे 6 साल और 65 साल इसको एक्सेप्ट किया गया है, ये भी चीजें याद रखिए। अगर क्वेश्चन ऐसे आए, इलेक्शन कमिश्नर का जो टेनियर है कॉन्स्टिट्यूशन में 6 साल और 65 साल मेंशन है, वो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा, आपको ये बातें पता होना चाहिए ये चीजें, क्योंकि यहाँ पे देखिए 6 साल 65 साल एक्सेप्टेड किया गया है, इलेक्शन कमिश्नर का कॉन्स्टिट्यूशन में इस प्रकार की चीजें मेंशन नहीं है। दोनों में अंतर आपको समझना होगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लाइन जो मैं यहाँ पे मेंशन किया हूँ क्लियर करती है। अगर आप हटाने की बात करते हैं इनके पद से, तो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जिस प्रकार से हटाए जाते हैं, 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी इन द लोकसभा राज्यसभा, इनको 2 आधार पे यहाँ पे लिया जा सकता है, पहला मिसबिहेव, दूसरा इनकैपेसिटी, इन्हीं आधार पे इनको हटाया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन का जो अमेंडमेंट आया 1989 में यहाँ पे, वो अडॉप्ट किया गया 1 जनवरी 1990 में, और टर्न किया गया कमीशन इनटू मल्टी मेंबर बॉडी, और 3 मेंबर कमीशन यहाँ पे 1 जनवरी 1990 के आसपास यहाँ पे ला दिया जाता है। तो यहाँ पे एक चीफ इलेक्शन कमीशन प्लस 2 यहाँ पे चीजें हैं, 3 लोग यहाँ पे कमीशंस में हैं। आशा करते हैं चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी जो यहाँ पे मैं बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो बिल लेकर के आए हैं, क्यों,
तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट तो ये बोल दिया कि भैया हम भी इसमें रहेंगे, अपॉइंटमेंट जो भी मर्जी करे आप कर देते हैं, इसलिए यहाँ पे हम भी रहेंगे। तो अब देखिए गवर्नमेंट का मूव हम देखेंगे क्या गवर्नमेंट करी है। तो रिप्लेस करने के लिए गवर्नमेंट ने बिल लेके आया और इस बिल में क्या बोला, ये ठीक है आप जो भी चीजें बोले हैं वो तो सही है, लेकिन इसमें प्राइम मिनिस्टर रहेंगे जो बिल लेके आया और लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा के रहेंगे। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यूनियन कैबिनेट मेंबर को नॉमिनेट किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर मेंबर के द्वारा, याद रखिएगा। तो ये यहाँ पे CJI को हटाते हुए नजर आ रहे हैं। यूनियन कैबिनेट मेंबर जिसकी गवर्नमेंट होगी वहीं से तो निकल के आएंगे, तो ये लोग फेवर करेंगे कि नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट में ऑटोनॉमी कहाँ रही, स्वायत्तता कहाँ रही, फ्रीडम कहाँ रही। तो कॉन्स्टिट्यूशनल में जो बॉडी है इसको अगर बैकग्राउंड में हम देखें, जो राम कथा की किस प्रकार से ये बोला गया था, इसके अपॉइंटमेंट किस प्रकार से होगी, किस प्रकार से सही चीजों को लेकर के आगे चला जा सकता है। तो दो प्रकार से कमेटी है। पहली VM तारकुंडे कमेटी अपॉइंट करी गई थी जयप्रकाश नारायण 1975 में, और दिनेश गोस्वामी कमेटी अपॉइंट करी गई थी इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए। उस समय के प्राइम मिनिस्टर VP सिंह 1990 में थे। सेकेंड ARC रिफॉर्म कमीशन भी लाया गया, और चौथा रिपोर्ट में यहाँ पे 2009 में ये रिकमेंडेशंस दी गई थी। क्या, तो जो अपॉइंटमेंट होगा मेंबर ऑफ द ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का चुनाव आयोग, ये जो चीजें चलेंगी उनका ब्रॉड स्तर पे इलेक्शंस कराया जाए, यानी अपॉइंटमेंट कराया जाए उनका। तो ये अपॉइंटमेंट कराया जाएगा, खास में यहाँ पे मेंशन किया गया है कॉलेजियम सिस्टम के अंतर्गत ये चीजें होंगी, तो बहुत ही अच्छी चीजें होंगी, और प्रेसिडेंट का तो रोल यहाँ पे होगा ही। अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, ये मेरा चैनल है, अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे 2006 में काफी इंपॉर्टेंट चीजें बोली गई कि जो कमेटी है यहाँ पे फॉर्म करी गई चीफ जस्टिस के अंतर्गत, और यहाँ पे इस चीज को रिकमेंड किया गया कि जो कॉलेजियम सिस्टम है इसको उपयोग किया जाए, इसका उपयोग करके ही यहाँ पे ऑटोनॉमी लाई जा सकती है। वहीं पे 2012 में चलते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी साहब ने भी, जब इनकी गवर्नमेंट नहीं थी यानी UPA की जब गवर्नमेंट थी, तो वहां पे इन्होंने, लाल कृष्ण आडवाणी साहब ने यही बात बोला था कि कॉलेजियम के अंतर्गत इस अपॉइंटमेंट को लाया जाए ताकि यहाँ पे पब्लिक में कॉन्फिडेंस हो सके। अब देखिए आज के डेट में लाल कृष्ण आडवाणी किस पार्टी से हैं, तो BJP से ही है। तो BJP पार्टी ही कहीं ना कहीं इसी की बात कर रही थी कि कॉलेजियम सिस्टम लाया जाए, और आज के डेट में उनकी अगर गवर्नमेंट है तो यहाँ पे उसको लाने के लिए वो तैयार नहीं हो पा रहे हैं। तो यहाँ पे यही सजेशंस दिए थे, रिफॉर्म लाइए, अपॉइंटमेंट करिए, और ECI जो चीजें चल रही हैं यहाँ पे उसके अंदर का सही प्रकार की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। BJP स्वयं इस प्रकार की चीजें करती हुई नजर आई थी। उस वक्त यहाँ पे रेजिम किसकी गवर्नमेंट थी, अगर बात करी जाए तो कांग्रेस की रेजिम चल रही थी। यहीं पे बात करी जाए इसके मोर रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्शंस कमीशन की, जहां पे CGI को हटाया जा रहा है। अगर उसमें वो जुड़ेंगे तो और ज्यादा ऑटोनॉमी इसकी बढ़ती हुई नजर आएगी। तो ये सारी चीजें थी जो आपको मुझे बताना था। आशा करते हैं चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल पे, जो यहाँ पे आर्टिकल निकला हुआ है, मील्स जो है उसके 65% प्राइस राइज हो गया है, यानी जो भोजन है, फूड है जो हम कंज्यूम कर रहे हैं उसमें 65% की वृद्धि देखी गई, और जो वेजेज हैं, जो तनख्वाह हैं, जो प्रतिदिन कमा रहे हैं, उनकी 27% यहाँ पे केवल राइज हुआ है। तो बताइए इन्फ्लेशन किस तरीके से बढ़ रहा है और वेज किस तरीके से यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यही सारी चीजें यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक ग्राफ की तरफ से, और डिटेलिंग भी इसकी देखेंगे। जो भी घर में कुक हो रहा है मटेरियल, फूड मटेरियल, वेजिटेरियन मटेरियल की बात करी जा रही है, थाली की, जो मुंबई में यहाँ पे चल रही है, तो यहाँ पे इंक्रीज हो गई है 65% लास्ट 5 ईयर में। 5 सालों में ही 65% की वृद्धि हो जाना महाराष्ट्र में अगर बात करी जाए, मुंबई में बात करी जाए, तो कितना इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि वहां पे लेबर लोग भी रहते हैं, लोअर मिडिल क्लास भी रहते हैं, लोअर क्लास भी रहते हैं, और सबसे ज्यादा हाईएस्ट क्लास भी वहीं पे पाए जाते हैं। तो जो डिस्पैरिटी है ये कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है वेजेस में और सैलरी में, एक्सपेंडिचर, इन सब चीजों पे लेकर के आ रही है, जो लोगों की थाली को यहाँ पे
इम्पैक्ट करती हुई नजर आ रही है। तो अगर हम अच्छा भोजन नहीं करेंगे तो वो हमारे हेल्थ सिस्टम पे बड़ा क्वेश्चंस निकल के आएगा। उसी की बात करी जा रही है, थालीनॉमिक्स जो निकल के आया है आपके बजट से, उसी पे हम यहाँ पे बात करेंगे। तो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड यहाँ पे पीरियोडिक लेबर सर्वे लिया है, जो यहाँ पे आपको जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ 1 kg है उसको देखेंगे और 5 साल में कितना बदलाव हो गया उसको हम देखेंगे। तो दो चीजें काफी इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे। तूर दाल में 169 पर केजी चल रहा है, वहीं पे 5 साल में कितना बदल गया, तो 105 यहाँ पे चीजें थी, तो यहाँ पे इतना बदल चुका है। साल्ट की बातें बोली जा रही हैं यहाँ पे, जो कि 27 चल रहा है, पहले 19 था 5 साल पहले की बात करी जाए। ऑयल 144 110 चल रहा था 5 साल पहले। ओनियन 28 यहाँ पे 33 चल रहा था पहले। अभी तो ओनियन का मार्केट पे दाम 40+ चल रहा है वैसे तो। गार्लिक की बात करी जाए तो 180 और यहाँ पे 50 रुपीज चल रही थी। ग्रीन चिली 80 और 50 चल रही थी पहले। यहाँ पे जिंजर 180 दिखा रहा है, 60 देख सकते हैं पहले चल रहा था। टोमेटो 170 और 57 दिखा रहा था। तो ये किस प्रकार से प्राइस का चेंजेज है 5 साल में आप देख सकते हैं। यहाँ पे दो थाली की अगर बात करी जाए तो बनाने में कितना यहाँ पे चार्जेस लग रहे हैं, तो 1 साल पहले तक 82 चल रहा था, 5 साल पहले 67 के आसपास यानी 68 मान लिया जा रहा है। कॉस्ट ऑफ मेकिंग 1 थाली तो यहाँ पे 41 था और 34 यहाँ पे 5 साल पहले चल रहा था। कॉस्ट ऑफ मेकिंग 2 थाली एवरी डे यानी प्रति महीने की हम बात करें तो यहाँ पे 2500 के आसपास में काम चलता था 1 साल पहले, और यहाँ पे 2000 में काम चल जाता था 5 साल पहले। वहीं पे बात करी जा रही है एवरेज अर्निंग महाराष्ट्र की। तो अगर इसकी एवरेज अर्निंग देखें जो कैजुअल वर्कर हैं, तो यहाँ पे क्या है, 1 साल पहले उनकी 391 के आसपास थी, जो कि पर डे की यहाँ पे चीजें हैं। 5 साल पहले 301 थी, तो कितनी बढ़ गई हम सभी लोग जानते ही हैं। एवरेज वेज सैलरी अर्निंग की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या आंकड़े दिए गए। तो जो अर्निंग है ना उसमें वृद्धि ज्यादा हो नहीं रही है, और जो प्राइस राइज है वो खड़ा हो जा रहा है सीधे। तो यहाँ पे लोगों का क्या हो रहा है, यहाँ पे लोगों की पॉकेट मनी खाली होती हुई नजर आ रही है। तो क्या बढ़ेगी, समझ गए, पॉवर्टी और हंगर ही बढ़ेगी। साथ ही साथ यहाँ पे जो जीडीपी है वो तो दिख सकती है कि जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन जो गैप है रिच प्लस पुअर में वो और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। तो पुअर और ज्यादा पुअर होते रहेंगे, रिच और ज्यादा रिच होते रहेंगे। न्यूज और फैक्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये तोस खाना करप्शन केस में जो खान को, इमरान खान को यहाँ पे अरेस्ट किया गया था, हाई कोर्ट वहां का बोला कि इनको तुरंत रिहा किया जाए, लेकिन अभी ये रिहा नहीं हुए हैं। इनको दूसरे केस में जो एलिक डिस्क्लोजर ऑफ द स्टेट की सीक्रेट चीजें हैं उन्होंने डिस्क्लोज कर दी थी, ओपन कर दी थी, जिसके कारण इनको अभी अरेस्ट रहना पड़ रहा है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर अचानक लैंडिंग किए, याद रखिएगा बेंजामिन नेतन्याहू कहाँ पर, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है सऊदी अरेबिया में। तो इनका वार्म वेलकम हुआ जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। मोर देन 1300 स्कूल की बात करी जाए तो यूक्रेन रसिया की लड़ाई में यहाँ पे डिस्ट्रॉय हुआ है। यूनिसेफ ये बात बताता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, यूनिसेफ कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर, चलिए बैकग्राउंड डिटेलिंग ही देख लेते हैं। तो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड इनका नाम रख दिया गया है। पहले इसका नाम क्या था, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, इसका नाम पहले ये था, अब इसका नाम यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड रख दिया गया है। तो ऑफिशियली जो ये चीजें हैं अब इसका नाम यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड रखा गया है। यह एक यूनाइटेड नेशंस की रिस्पॉन्सिबल एजेंसी है जो फोकस करती है ह्यूमैनिटेरियन, मानव के कल्याण के लिए, मानव के ऊपर फोकस करती है। तो डेवलपमेंटल एड और चिल्ड्रन को वर्ल्ड वाइड सपोर्ट प्रोवाइड करती। एजेंसी की बात करें तो वाइड स्प्रेड रिकॉग्नाइजेबल है, जो सोशल वेलफेयर है उसके लिए कार्य करती है। 192 कंट्री टेरिटरी में इसकी प्रेजेंस है। यूनिसेफ की एक्टिविटी इंक्लूड करती है जैसे इम्यूनाइजेशन, डिजीज को किस प्रकार से देखा जा रहा है, एडमिनिस्टर किस प्रकार से किया जा रहा है चिल्ड्रन की बीमारियों को, मदर को लेकर के, HIV को लेकर के, और इनहेंस किया जाए जो बचपन, जो चाइल्डहुड की चीजें हैं। मैटरनल न्यूट्रिशन यानी मदर को भी न्यूट्रिशन मिलनी चाहिए, तभी तो उसका बेबी
हेल्दी होगा। सैनिटेशन सफाई की बात करी जा रही है, एजुकेशन की बात करी जा रही है, और जो इंपॉर्टेंट इमरजेंसी रिलीफ हो जाती है वो भी प्रदान करता है आपको डिजास्टर के समय में। तो याद रखिएगा जो इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूनिसेफ सक्सेसर्स है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल, ये तो अभी आपको बताया 11 दिसंबर 1946 में न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है और स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हो जाता है। रिपोर्ट रिलीज करता है स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन और ग्लोबल आउटलुक रिपोर्ट। तो ये इसकी बैकग्राउंड डिटेलिंग हो गई, आशा करते हैं आपको क्लियर हो गई होंगी। न्यूज और फैक्ट्स कुछ बचे हैं। मणिपुर की असेंबली यहाँ पे जैसे ही शुरू हुई मात्र 48 मिनट्स में ही बंद करना पड़ा यहाँ पे, और जो भी कुकी एमएलए थे उनको मिसिंग वहां पे थे, यानी प्रेजेंस उनकी कुकी एमएलए की नहीं थी, मितई एमएलए वहां पे प्रेजेंस थे। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। मणिपुर में एथनिक वायलेंसेज हैं दो ग्रुप के अंदर, एक मितई ग्रुप जो हिंदू कम्युनिटी लार्जेस्ट आती है वहां पे, दूसरी कुकी कम्युनिटी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी से निकल के आती है। दोनों कम्युनिटी पूरे नॉर्थ ईस्ट स्टेट में मिलती हैं, प्लस आपके बांग्लादेश प्लस म्यांमार में पाई जाती हैं। इंडिया ट्यूसडे को स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट यहाँ पे जो चीजें चल रही हैं, किस चीज को लेकर इंडिया कर रहा है, तो जो चाइना है वो हर बार अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। जैसे ही प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है इससे जी जिनपिंग से यहाँ पे मिले तो सीधे सीधे ये नया नक्शा मैप जारी कर दिया, किस चीज का, कि अरुणाचल प्रदेश उसका पार्ट है। यहाँ पे जयशंकर प्रसाद इसको एब्सर्ड क्लेम करते हुए नजर आ रहे हैं। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। देखिए वो जो है चाइना वो आपका इंटरवेंशन करता ही रहेगा, तो क्योंकि वो जान रहा है किस प्रकार से भारत तरक्की कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इंटरवेंशन बॉर्डर पे करता हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट जो निकल के आ रहा है, गोवा शिपयार्ड और केन्या शिपयार्ड यहाँ पे MOU साइन किए हैं किस प्रकार से कैपेसिटी बिल्डिंग किया जाए और शिप डिजाइन किया जाए, तो दोनों कंट्री मिलकर के डिजाइन करेंगी। प्रज्ञान रोवर की बात करी जाए, अगर लैंडर की प्रज्ञान रोवर है, रोवर की बात करी जाए तो चंद्रयान 3 में जो लैंडर है जिसका नाम क्या है विक्रम, उसकी डिटेलिंग अभी आपको दूंगा। तो यहाँ पे चंद्रमा पे पहुंचने के बाद उसने क्या खोजा कि यहाँ पे बहुत सारी साउथ पोल में सल्फर पाई जा रही है। याद रखिएगा क्या है, सल्फर पाई जा रही है। तो सल्फर का यहाँ पे प्रेजेंस उसने दिखाया, साथ ही साथ साउथ पोल वाली चीजों पे वो और ज्यादा खोज रहा है। तो संभावना जो है वो हाइड्रोजन की अभी निकल के आ रही है कि यहाँ पे भी हाइड्रोजन मिल सकता है, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो लिप्स यहाँ पे रोवर के अंदर दो हैं, APXS है, दूसरा LIBS है, उसकी भी बैकग्राउंड डिटेलिंग अभी आपको दे दूंगा। तो यहाँ पे लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसका पूरा फुल फॉर्म याद रखिएगा, स्पेक्ट्रोस्कोपी, याद रखिएगा स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी से अभी आपको कंफ्यूजन, एक चीज और मैं क्लियर करूंगा जो अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाने वाला हूं। तो लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी लिप्स की फुल फॉर्म है। यही वो चीजें हैं जो यहाँ पे एलिमेंटल जांच कर रहा है, क्या क्या एलिमेंट यहाँ पे पाए जाते हैं। बात करी जा रही है यहाँ पे LVM3M4, जिससे यहाँ पे चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर भेजे हैं। तो लैंडर पेलोड की बात करी जाए जिसका नाम क्या है विक्रम, तो यहाँ पे लैंडर के अंदर 3 है, रंभा है, चेस्ट है, इल्सा है। वहीं पे जो रोवर लैंडर से निकला है उसके अंदर 2 है, APXS और लिप्स, दोनों की हम बात कर रहे हैं। प्रोपल्सन मॉड्यूल जो यहाँ पे जो यहाँ पे सेपरेट हो गया उसके अंदर सेप है। LBS स्पेक्ट्रोस्कोप ये सब एलिमेंट की जांच कर रहा है। वहीं पे अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर ये क्या करेगा, तो कंपोजिशंस देखेगा, कौन सा कंपोजिशंस यहाँ पे है और ये पहचान करेगा कौन सा एलिमेंट यहाँ पे चीजें हैं। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, दोनों में अंतर होता चाहिए। इसका जो यस है वो स्पेक्ट्रोमीटर है, इसका जो यस है वो स्पेक्ट्रोस्कोप है। देखिए क्वेश्चंस अगर बना देगा फुल फॉर्म पे तो ये इंटरचेंज कर सकता है। APXS का पूरा फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी क्वेश्चंस अगर निकल के आएंगी, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, तो ये चीजें याद रखिएगा APXS ही होगा। वहीं पे लिप्स का जब दे दे तो लिप्स में लेजर होगा और इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप होगा। शेप से भी क्वेश्चंस पूछ सकता है, स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री, हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। इल्सा से पूछ सकता है, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी। तो इल्सा आपका किसमें है, तो ये भी पूछ सकता है इल्सा किसका पेलोड है, तो ये आपका लैंडर का पेलोड है। चेस्ट मतलब चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, ये टेम्परेचर को मेजर करेगा, वातावरण को मेजर करेगा, ये चीजें याद रखिएगा।
रंभा एलपी ये लैंग्वेज प्रोब यानी चंद्रमा के डिस्टेंस वाली चीजें मेजर करेगा, जो आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है सरफेस प्लाज्मा को। तो ये सारी चीजें आपको मैं बताया चंद्रयान 3 मिशन को लेकर के, जो सारी डिटेलिंग यहाँ पे दे दिया। तो ये चीजें याद रखिएगा, खास करके जो 2 चीजें इंपॉर्टेंट बताया लैंड रोवर के अंतर्गत, ये भी चीजें याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो सीजेआई है चंद्रचूड़ जी, यहाँ पे सेंटर से यही बात पूछते हुए नजर आ रहे हैं, भैया स्टेटहुड कब आप रिज्यूम करिएगा, किसका? तो जम्मू एंड कश्मीर का जो पहले स्टेट माना जाता था, उसको स्टेटहुड कब आप रिज्यूम करिएगा। तो तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल यहाँ पे गए थे, जो गवर्नमेंट के तरफ से उनको जवाब देना पड़ता है। तो अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल ये गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं। सुप्रीम कोर्ट जब भी कुछ होता है तो ये कोर्ट में जाकर के जवाब देना इन्हीं को पड़ता है, बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये चीजें याद रखिएगा। ये बोले हैं कि जल्द से जल्द हम करेंगे, लेकिन अभी नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कर नहीं पा रहे हैं। लद्दाख की जो चीजें हैं वो तो यूटी बनी रहेंगी, क्योंकि वो डिमांड भी कर रहे थे, लेकिन स्टेटहुड यहाँ पे बोला गया है जम्मू कश्मीर को हम करेंगे। तो यही चीजें पूछ रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कि कब, टाइम फ्रेम बताइए कब तक आप करने वाले हैं। रीरूट रेल ट्रेड करी जाएगी, यानी जो रेल आपका जा रहा था कहां से, तो असम की सेंचुरी है होलंगा पार सेंचुरी, याद रखिएगा ये असम में है। इसी में आपका गिब्बन मिलते हैं। तो ये गिब्बन है, ज्यादातर आर्बोरियल है। आर्बोरियल का क्या मतलब होता है? तो आर्बोरियल का मतलब होता है पेड़ों पे रहने वाले को आर्बोरियल बोलते हैं। तो ये जो गिब्बन है ज्यादा पेड़ पे ही रहते हैं, और जो ट्रैक बन रहा था वो ट्रैक अगर निर्माण हो जाता तो जो प्लांट है उसकी कटाई हो जाती, जिसके कारण ये कनेक्टिविटी टूट जाती। इसलिए अब उस रूट को री रूट करा जाएगा। तो कहाँ पे हो रहा है? असम की सेंचुरी, जो कि होलंग पार सेंचुरी है। ये चीजें याद रखिएगा, क्वेश्चन यहां से बन सकता है। 41% के आसपास नरेगा वर्कर जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, ये चीजें याद रखिएगा। तो बहुत सारी इश्यू निकल के आ रही है। आसाम में यहाँ पे मोर देन 63 लाख वर्कर, जो कि 61.2%, ये लोग इलिजिबल ही नहीं है। तो ये किसके अंतर्गत स्टडी हुई है? लिव टेक के अंतर्गत स्टडी हुई है, जो आपको पता होना चाहिए। तो ये मनरेगा बहुत इंपॉर्टेंट जॉब है। अगर बात करी जाए इसकी बैकग्राउंड डिटेलिंग की, यहाँ से क्वेश्चंस कई बार आए हुए हैं। चाहे आपका उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हो, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हो, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन हो, मध्य प्रदेश की पब्लिक सर्विस कमीशन हो, या फिर आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो, तो हर जगह पे क्वेश्चंस बना है, इसलिए देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2005 में ये एक्ट आता है और इसका नाम नरेगा रहता है शुरू में, याद रखिएगा। तो एमजी नाम कब पड़ा, यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसका नाम कब पड़ा? तो 2 अक्टूबर 2009 को इसको बदल के एमजी नरेगा कर दिया जाता है। 2 फरवरी 2006 को नरेगा शुरुआत होती है, और ये जो नरेगा है ग्राम पंचायत के द्वारा इम्प्लीमेंट करी जाती है। यहीं पे अगर बात करी जाए तो 23 अगस्त 2005 को यहाँ पे आती है, जो एक्ट अभी आपको नरेगा बता रहे थे यूपीए गवर्नमेंट के अंतर्गत। उस समय मनमोहन सिंह थे। तो ये टेबल किया जाता है रूरल मिनिस्ट्री के अंतर्गत। रघुवंश प्रसाद सिंह उस समय रूरल मिनिस्ट्री संभाल रहे थे। इसका उद्देश्य है आपको 100 दिन का रोजगार देना 5 किलोमीटर के अंतर्गत ही, और 1/3 की बात करी जाए वुमन के लिए यहाँ पे रिजर्व किया गया है। दूसरा इसका उद्देश्य अगर देखा जाए तो ये ड्यूरेबल एसेट प्रदान करने के लिए चीजें फोकस करेगा, जैसे रोड, कैनाल, पोन्ड, वेल्स, इन सब चीजों का निर्माण करेगा। और 5 किलोमीटर जो अभी आपको बताया 100D का यहाँ पे जॉब भी प्रोवाइड करेगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देगा अगर 15 दिन के अंतर्गत आपको जॉब नहीं मिलता है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव इसको प्रपोज करते हैं, लेकिन उतना सफल नहीं होता है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको डिटेलिंग सारा एमजी नरेगा का मैं दे दिया। तो याद रखिएगा इसके अंदर बहुत सारी लूप होल्स भी हो गई थी। तो क्या क्या, जैसे कि गड्ढों का निर्माण कराना, अब पुनः इसी मिट्टी से इसी को भर देना, पुनः इसको निर्माण कराना, पुनः इसी मिट्टी से इसको भर देना। तो यहाँ पे ड्यूरेबल एसेट कहाँ हुआ, क्योंकि ये चीजें तो बस इनको पैसे देने के लिए
करी जा रही है। तो इसलिए यहाँ पे एसेट का निर्माण हो सके तो रोड, कैनाल, पोन्स, वेल्स, इन सब का निर्माण होगा, तब कहीं ना कहीं जा करके एसेट का निर्माण होता हुआ नजर आएगा। इमिनेम जो एक प्रकार से रैप स्टार सिंगर हैं, यहाँ पे रिपब्लिकन प्रेसिडेंशियल के लिए जो यहाँ पे विवेक रामास्वामी यूज कर रहे थे, उनको कहीं ना कहीं यहाँ पे मना किए, आप मेरे म्यूजिक का इलेक्शन कैंपेन में यूज मत करिएगा। ये यूएसए से निकल के आते हैं, याद रखिएगा इनका नाम क्या क्या इंपॉर्टेंट है। स्पैमो फ्लैग इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यहाँ पे चाइना इस प्रकार का हरकत कर रहा था, जो मेटा जिसका नाम पहले फेसबुक था, वो यहाँ पे क्या करेगा, अब चेकआउट करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इन्फ्लुएंस कर रहा था बहुत सारे ये जो स्पैमो फ्लैग। स्पैम क्या होता है, कई प्रकार की चीजें हैं जो इलीगल एक्टिविटी चलती हैं ऑनलाइन तरीके से, वो स्पैम कही जाती हैं। तो ये स्पैमो फ्लैग कैंपेन यहाँ पे इसको चेक करता हुआ नजर आएगा, याद रखिएगा। रशियन मर्सिनरी ग्रुप के हेड जो येवेजनी प्रिगोजिन थे, अब उनकी आत्मा को शांति मिले, ये वही हैं येवेगनी प्रिगोजिन जो यहाँ पे क्या रसिया के खिलाफ ही अपनी आर्मी को लेकर के चले गए थे। हालांकि रसिया के ये भी थे और पुतिन के काफी करीबी माने जाते थे, लेकिन अभी इनकी क्रैश में यहाँ पे डेथ हो गई है और इनका जो बॉडी है अब दफन किया जा चुका है। तो याद रखिएगा, जो आपको पता होना चाहिए। चलिए एक रिवर कवर करते हैं, एशिया की यूरल रिवर, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाती है। माफ करिएगा, ये आपका पर्ल रिवर है, यूरल रिवर नहीं है। पर्ल रिवर ये मैंने हटाया नहीं। तो पर्ल रिवर जो है यहाँ पे, ये चाइना का रिवर है जिसको कई नाम से जाना जाता है। तो झुंजियांग, झूयांग, ये मैंडरीन, पियून, इन सब चीजों में ये चीजें जाने जाती है। झुकियांग फॉर्मरली इसको जाना जाता था, कंटेन रिवर भी इसको बोला गया है। यह रिवर बहुत व्यापक रिवर है साउथ चाइना की, अगर हम बात करें बड़े स्तर पे 2400 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है पर्ल रिवर, और चाइना की थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर भी मानी जाती है यांगजे और येलो रिवर के बाद। सेकेंड लार्जेस्ट वॉल्यूम में आ जाती है अगर वॉल्यूम की बात करें तो। सोर्स बहुत सारी रिवर यहाँ पे मिलकर ट्रिब्यूटरी बनाती हैं इसकी, तब जाकर के इसका सोर्स निर्माण होता है। किसमें जाकर के मिल जाता है, साउथ चाइना सी में, उसी को माउथ बोलते हैं। ये ड्रेन करता है वियतनाम में भी और वियतनाम से भी होकर के बहती है। तो ऐसा नहीं केवल चाइना से, वियतनाम से भी होकर के बहती है, जो आपको पता होना चाहिए। रिवर को देख लिया जाए तो यहाँ पे देख लीजिए वियतनाम, यहाँ से कई सारे सोर्स इसकी निकल के आ रही हैं और जाकर के साउथ चाइना सी में मिल जा रही है। तो यही रिवर है जो आपको इंपॉर्टेंट मैं चीजें यहाँ पे बता रहा हूँ। आशा करते हैं चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस बाय पूरा एकेडमी। जय हिंद, जय भारत।